बीच में नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुंबई में कोलाबा में एनसीपीए लॉन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। शाम 4 बजे के बाद में वर्ली शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पारसी रीति रिवाजों के साथ में जानकारी ये है। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए तिरंगे में उनका शव पार्थिव शरीर रखा गया है। देश भर के अलग अलग जो दिग्गज हैं वो इस दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग उद्योगपति, देश के जाने माने, दुनिया के जाने माने उद्योगपति इस दौरान उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ उद्योगपति बल्कि राजनीति से जुड़े हुए जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरह से रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है और पूरी दुनिया में शोक की लहर साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि रतन टाटा उन शख्सियतों में से एक थे जिनका भले ही आप सीधे रूप में उनसे ना जुड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपका उनसे जुड़ाव ज़रूर रहा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस सपने को साकार करना जिसमें वो 4 पहिए वाहन में बैठकर कम बजट के साथ में अपने सपने को साकार कर सके, उसके साथ में एक अलग जगह लोगों के दिल में रतन टाटा की रही है। कोलाबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां से मेरे साथी इस समय अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पार्थिव शरीर जो है वो अब नारीमन पॉइंट बताया जा रहा था, वहां तक पहुंच चुका था। कोलाबा में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। आखिर क्या जानकारी है, किस रीति रिवाज के साथ में जो अंतिम क्रियाएं हैं वो की जानी है? बिल्कुल, देखिए इसमें अपडेट बिल्कुल कर दूं आपको। देखिए कोलाबा में उनका घर है, जो जहां पर अलकाए, जो उनका घर का बंगले का जो नाम है, जहां पे कोलाबा में रहा करते हैं, उस घर पर उनके पार्थिव शरीर को देर रात लाया गया था। देर रात में सुबह करीबन 10 बजे तक उस घर में रखा गया। तमाम जहां पर सेलिब्रिटी से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग उनके घर पर भी जाकर उनके अंतिम दर्शन किए। लेकिन चूंकि समय दिया गया था 10:30 बजे, मुंबई के नरीमन पॉइंट पे जो कि एनसीपीए का लॉन है, उस लॉन में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उनके तमाम जो चाहने वाले शुभचिंतक हैं वह आकर यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त जो एनसीपीए लॉन है, जो कि मंत्रालय के बगल में है, मुंबई के अगर हम लोगों के भौगोलिक स्थिति की बात करें, मुंबई मंत्रालय जो है चर्च गेट स्टेशन आता है, उसकी कुछ ही दूरी पर, यानी कहें 100-200 मीटर की दूरी पर मंत्रालय से यह जो जगह है एनसीपीए का बड़ा एक लैंडमार्क कहा जाता है, इस जगह के लॉन में इनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और उस एनसीपीए के लॉन में इस वक्त उनका अंतिम दर्शन शुरू हो चुका है। अंतिम दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भीड़ आई हुई है। और इस बीच पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दोनों तरफ से साफ साफ एक लोगों के लिए अपील भी किया गया है कि लोग गाड़ियां लेकर न आए, क्योंकि यहाँ पर आसपास के इलाकों में जो पार्किंग की सुविधाएं हैं वह नहीं मिलेंगी, और इसलिए लोग आके आराम से दर्शन कर सकें, भीड़ उस तरीके से ना हो, भीड़ हो तो काबू पाया जा सके, इस हिसाब से व्यवस्था की गई है। क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे रत्न देश के रहे हैं जिनके जाने पर हर कोई दुख मना रहा है, हर कोई जरूर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मायूस है कि हमारे रत्न आखिरकार सच में अब हमारे बीच नहीं रहे, और एक सच में वो रत्न थे। और यही कारण है कि तिरंगे से लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर इस वक्त जो एनसीपीए का लॉन है यहाँ पे मौजूद है, और एनसीपीए के लॉन में लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन ले रहे हैं। और चूंकि पार्थिव शरीर तिरंगे में इसलिए लिपटा हुआ क्योंकि पद्मभूषण मिला था, सरकारी सम्मान के साथ यानी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही कारण है कि इस वक्त तिरंगे में लिपटा हुआ एक जो भारत का रत्न है कह सकते हैं, वह यहाँ पर मौजूद है एनसीपीए ग्राउंड में, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जब 4 बजे होगा, उसके पहले आप समझिए 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी 4 बजे के पहले तक का यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोग दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 4 बजे का समय दिया गया है। वर्ली जो श्मशान गृह है, जो आपने पूछा कि कहाँ कब कैसे होगा, तो श्मशान गृह जो वर्ली का एरिया है, उस वर्ली इलाके में इनका अंतिम संस्कार होगा। देखिए दो बड़ा जानकारी जरूरी है कि चूंकि आपने भी पूछा, तो जाहिर सी बात है 2 जानकारियां जरूरी है दर्शकों को बताने के लिए कि आपको पता है कि चूंकि रतन टाटा पारसी समाज से आते हैं, पारसी समाज का जो अंतिम संस्कार रीति रिवाज होता है वह हिंदुओं और मुस्लिमों से बहुत अलग होता है। ना उन्हें दफनाया जाता है, ना उन्हें जलाया जाता है। उनका एक अलग रीति है कि एक साइलेंस टावर कहा जाता है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाता है, जहां पे गिद्धों से चाद और चील के साथ वो उनके लिए छोड़ दिया जाता है। कि यानी उनका उसके तो मकसद यह होता है कि शरीर भी इस सृष्टि का है, सृष्टि में छोड़ देना है, और
और जो लोग भी यहाँ पे जीव जंती हैं उस हिसाब से उनकी सेवा में वो छोड़ जाते हैं, एक उसका मकसद होता है। लेकिन यह बता दूं कि आपको पता है कि पूरे विश्व भर की बात करें तो एक आंकड़ा आता है, पूरे विश्व भर में पारसी समुदाय लगातार कम होता जा रहा है। 2 लाख, अगर पूरे देश की बात कर लें, हम पूरे विश्व की बात कर लें, करीबन 2 लाख ही पारसी समुदाय हैं जो कि इस वक्त बचे हैं। और यही कारण है कि जो उनका अंतिम संस्कार की जो विधियां हैं वह भी धीरे धीरे बदली हैं और समय के साथ वो भी अपने आप को बदलने को लगातार दिखाई पड़े हैं, क्योंकि जो जगह होनी चाहिए, जो खुले आसमान के नीचे जो पार्थिव शरीर को छोड़ देते हैं, बड़ा जगह होना चाहिए, वह जगह नहीं मिलती। दूसरी बात, गिद्ध और जो चील होते हैं वह भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपने तमाम अंतिम संस्कार की विधियों को बदला है। और सबसे खास बात यह है कि कोविड के दौरान ऐसे कई नियम पारसी समाज ने बदले, क्योंकि जब उनकी समाज में बहुत लोगों का जब उस वक्त डेथ हुआ था कोविड के दौरान ही कुछ लोगों का, और आपने देखा होगा 2022 में साइरस मिस्त्री जो टाटा के वो भी एक जमाने में चेयरमैन रहे, जब उनका एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वो पारसी समाज थे, उनको भी 2022 में जलाकर, यानी उनका भी हिंदू रीति रिवाज से ही अंतिम संस्कार हुआ था। तो इसलिए इसके पीछे का जो दर्शक जानना जरूर चाहेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का मकसद ये है कि इतनी जगह नहीं रहती। यही कारण है कि उनके हिंदू रीति रिवाज से उनका आज यहाँ पर पार्थिव उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली श्मशान गृह में किया जाएगा। और यहाँ पर तमाम तैयारियां वर्ली से लेकर एनसीपी से लेकर तमाम जगहों पे की गई हैं। इस बीच आज एक दिन के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है पूरे महाराष्ट्र के लिए। तिरंगा जो तमाम जो ऑफिसों में, मंत्रालय से लेकर तमाम ऑफिसों में होता है, उसको आधा झुका दिया गया है। इतना ही नहीं, तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर सरकारी कार्यक्रम जो भी होते हैं, अन्य प्रोग्राम सब रद्द कर दिए गए हैं, कोई भी कार्यक्रम आज नहीं हो रहे हैं। तो पूरा सरकार इस रतन टाटा के जाने से दुखी है और चाहते हैं, और देश दुखी है। महाराष्ट्र में जो कि रहते थे, मुंबई उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, और इस हिसाब से आप समझ रतन टाटा जिस तरीके से उन्होंने अपनी छाप लोगों के बीच में छोड़ी है 86 साल तक जब वो जिंदा रहे। आप देखिए कि अगर मैं एक और वाकया बताऊं, आप देखिए कि जब वो उनकी कल 11:54 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है, लेकिन उसके बाद उसके 2 दिन पहले ही जब एक खबर आई कि वो तबियत बीमार है और कई सारी अफवाहों पर लगातार आने लगी, तो उन्होंने अपने साइन किए हुए, रतन टाटा ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हाथों से एक पत्र अपने ही एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूं और मुझे कोई जो कि रिलेटेड हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं एज के मुताबिक, इस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, लेकिन जो हमारे शुभचिंतक हैं वह सही चीजों पर ध्यान रखें, कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मकसद बताने का यह है कि वह इतने संजीदा थे, इतने तमाम चीजों पर इतने ध्यान से देखा करते थे कि कोई भी गलत बातें कहीं ना जाए। उसका कारण साफ बता दूं, इसके पीछे का मकसद बताने का मेरे को, कि आप समझिए कि टाटा का जो विश्वास था, जो देश में कहें कि टाटा का कोई प्रोडक्ट लेता है, कोई भी टाटा का तमाम चीजें जो उनकी कंपनियों का अलग अलग चीजें आती हैं, तो लोगों को एक विश्वास होता है। और रतन टाटा जाते जाते भी लोगों को विश्वास जताया गया कि नहीं, वो अगर जिंदा है तो जिंदा है, और उस तरीके से वो लोगों को बताने की। और अभिषेक, मुझे लगता है रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे कि वो हमेशा ही लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे, और उनके जो उपदेश, उनकी जो बातें हैं, वो अक्सर हमेशा ये कहते थे कि मैं सही निर्णय नहीं लेता और मैं इसमें भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं जो निर्णय लिया है उसे सही बनाने की जुगत में या फिर उस कोशिश में रहता हूं। और ऐसी तमाम खास बातें उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को और विराट बनाती है और सहज बनाती है। मुझे अभी भी ध्यान है अभिषेक कि ऐसे कई लोग होंगे जो रतन टाटा से एक पर्सनल लगाव फील करते होंगे। हम कभी भले उनसे मिले ना हो, लेकिन घर के एक सदस्य की तरह, जैसे एक आम व्यक्ति, हमेशा जब सोशल मीडिया पर ऐसी कोई तस्वीर उनको नजर आती है जो वाकई में दिल को छूती है, वो उसको उसी तरह से अप्रिशिएट भी करते रखे हैं। कोविड के वक्त में किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, ये सभी के जहन में आज भी ताज़ा है, और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें लोगों के जहन में रिकॉल हो रही हैं अब। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था, मुलाकात कई बार हुई थी, कई बार उनसे मुलाकात हुई थी। 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान जब वहां पे ओपनिंग हो रही थी, आपको बता दो ताज होटल जहां पर कि आतंकी ने हमला किया था, और उसके बाद लगा था कि ताज होटल शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि ताज होटल में जिस तरह की तबाही आतंकियों ने मचाई थी, उसके बाद से लगा था कि वास्तव में ताज होटल शायद बंद करना पड़ेगा। लेकिन रतन टाटा ने हार कभी मानना सीखा नहीं था, और उनकी ही वो पूरी वो थी कि जल्द से जल्द इस पर पूरा काम किया जाए, और किसी भी 6 महीने
महीने के अंदर जहां तक कि उसको पूरा शुरू किया गया और बाकायदा 24 घंटे एक दिन रात काम करके उसको उसी तरीके बल्कि उससे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके उसको शुरू किया गया। और रतन टाटा खुद उसको इनॉग्रेशन करने के लिए आए हुए थे, खुद मैं उस वक्त वहां मौजूद था। और रतन टाटा की जो सादगी थी, जिस तरीके से बातचीत होती थी, और वह कभी उनको ये लगता नहीं था कि इतने बड़े, आप समझिए कि वो अपने पीछे खुद की 3,800 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। टाटा की पूरी ग्रुप की संपत्ति या जो भी उनका आंकड़ा आपको पता ही है, लेकिन रतन टाटा की बात कर रहा हूं। तो आप समझिए कि किस तरीके से वो जिंदा दिल इंसान थे, किस तरीके से वो इंसान थे। यानी इंसान का मतलब इंसानियत किसी के पास अगर होता है तो रतन टाटा सीखना चाहिए। क्योंकि इसलिए बता दूं, क्योंकि जो कमाई उनके पास आती थी, उस कमाई का 65% हिस्सा, 65% हिस्सा वह दान कर दिया करते थे। और यह वास्तव में आज के समय में, यह शायद सुनकर किसी को आश्चर्य लगेगा कि आखिरकार एक ऐसा कोई शख्स हो सकता है जो कि अपनी कमाई का पैसा दान कर रहा हो, लेकिन वह पशु प्रेमी भी थे और अभिषेक, यही एक वजह है कि विवादों से कोसों दूर हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहना, और वो भी एकदम खामोशी के साथ में, ना कोई ढिंडोरा पीटना, ना ही उसकी कभी ऐसे कोई पब्लिसिटी करना। वो काम के माध्यम से लोगों की मदद करते थे और उनका काम बोलता था। और यही वजह है कि जो टाटा समूह है वो किस तरह से एक अलग स्तर पर पूरी दुनिया में ना सिर्फ उसने पहचान बनाई, बल्कि भारत में अर्थव्यवस्था में भी उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है। और यही वजह है कि चाहे बात कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे बात इसके अलावा हम कहें खिलाड़ी की हो, या फिर कोई आम व्यक्ति की, टीवी कलाकार हो, या फिर हर एक आम व्यक्ति, वो उनको अब आज अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। अभिषेक, जानकारी के लिए आपका